हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपको फंड शो करने की जरूरत है जब आप एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल रखो तब। तो सभी लोगों को पता होगा कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में तो मैंडेटरी होता है कि हमें 100% फंड शो करने पड़ते हैं। बट एसडीएस कैटेगरी में तो कई लोगों को डाउट होता होगा कि एसडीएस कैटेगरी में भी हमें फंड शो करने की जरूरत है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हम फंड शो करें तो कुछ बेनिफिट मिलता है हमें। तो अगर आपको नहीं पता है कि एसडीएस और नॉन एसडीएस क्या होता है तो मैंने पहले उस पर वीडियो बना दिए, तो आप आई बटन पर उस वीडियो को चेक कर सकोगे। तो जब हम यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जब हम अप्लाई करें तो हमें 100% हमारे फंड शो करने की जरूरत पड़ती है। बट जब हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में हम पहले ही 1 ईयर की कॉलेज फी और हमारी जीएससी विच इज गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हम पहले ही पे कर देते, तो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होता है कि हमें फंड शो करने चाहिए। बट रिसेंटली क्या हो रहा है कि कई सारे स्टूडेंट के रिफ्यूजल आ रहे हैं और उन रिफ्यूजल का रीजन बताया जा रहा है कि वो रिफ्यूजल का रीजन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो उन स्टूडेंटों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से उन सारे स्टूडेंट जिन्होंने एसडीएस में फाइल रखी थी उनका भी रिफ्यूजल आ रहा है। तो मैंने भी मेरी फाइल एसडीएस कैटेगरी में रखी है, तो मैंने भी मेरे फंड शो किए। तो मैंने एजेंट के थ्रू पता किया कि क्यों हमें हमारे फंड एसडीएस कैटेगरी में फंड शो करने चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे कि आप अपने फंड शो कर सको और क्यों हमें फंड शो करने चाहिए और कितने अमाउंट तक हमें फंड शो करने चाहिए और हमें कौन कौन हमारे लिए मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी। ये भी बातें मैं आपको इस वीडियो में, सारी वीडियो में आपको शेयर करूंगा। और प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कई सारे लोग वीडियो पूरा देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि क्यों हमें हमारे फंड शो करने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम कनाडा में स्टडी वीजा के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ की सिस्टम, वहाँ की एम्बेसी हमसे एक्सेप्ट करती है कि हमारे स्पॉन्सर के पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि वो हमारा खर्चा जैसे कि हमारा अकोमोडेशन, ट्रैवल एक्सपेंसेस और हमारी फी पे कर सके। हालांकि हम पहले जीएससी पे कर देते तो वो हमें हमारे अकोमोडेशन और ट्रैवल एक्सपेंस के लिए हेल्प करती है। फिर भी कई सारे स्टूडेंट के केस में देखा गया है कि उन्होंने 1 ईयर की कॉलेज फी और जीएससी पे करने के बावजूद भी उनका रिफ्यूजल आ रहा है और उनका रिफ्यूजल में रीजन बताया जा रहा है और वो रीजन है फाइनेंशियल। तो उसकी वजह से हम आपको अपने फंड शो करने चाहिए। और एक दूसरा रीजन है कि आप अगर एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल रखोगे तो आपको अपने फाइल में अगर कोई वीकनेस लग रही है, जैसे कि 1 ईयर, जैसे कि एकेडमिक गैप या आपके प्रीवियस रिफ्यूजल या आपके परसेंटेज लो है, तो अगर आपको ऐसे कोई वीकनेस लग रही है और उनकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके वीजा आने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इन दैट केस आपको डेफिनेटली आपको अपने फंड शो करने चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो जाए और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सको। अगर 1% भी चांसेस है कि आप अपने फंड शो करो और आपकी वीजा आने के चांसेस बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपको अपने फंड शो करने चाहिए। तो मैंने भी मेरी फाइल एसडीएस कैटेगरी में भी रखी थी और मुझे नहीं पहले पता था कि मुझे अपने फंड शो करने चाहिए, बट मुझे मेरे सारी प्रोसेस एजेंट के थ्रू किया था और मुझे एजेंट ने ही सजेस्ट किया था। मेरे ऐसे कोई वीकनेस नहीं थी, बट मुझे एजेंट ने सजेस्ट किया था कि आप अगर फंड शो करोगे तो आपके वीजा आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे शो करने चाहिए जब हम एसडीएस कैटेगरी में हमें हमारे फंड शो करने चाहो तब, और कितने अमाउंट तक हमें हमारा फंड शो करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे कि हम हमारा फंड शो कर सके। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट रिपोर्ट। तो उसे निकालने के लिए आपको अपने फादर या अपने स्पॉन्सर के अकाउंट बैंक में जाना है और वहां पे जाके आपको कहना है कि मुझे बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको ऐसा बैलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपके बैलेंस सर्टिफिकेट में मैक्सिमम 7 to 10 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट होनी चाहिए। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं 2 to 3 लाख की अमाउंट दिखा दे, बट वो किसी काम का नहीं है। आपको मैक्सिमम 7 to 10 लाख के बीच में या उससे ज्यादा की अमाउंट आपको दिखानी है, तो ही ये डॉक्यूमेंट आपके वर्थ इट रहेगा। तो ये आपकी लिक्विड अमाउंट हुई, आप कभी भी उसका यूज कर सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये आपका लास्ट का 2 to 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। अगर आपके फादर की इनकम 7 लाख से ज्यादा होगा तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होगा, तो वो आपको शो करना है। तो मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको नहीं दिखा सकता। थर्ड डॉक्यूमेंट है पीपीएफ या जीपीएफ।
तो अगर आपके फादर गवर्नमेंट के अंडर कोई वर्क कर रहे हैं तो आपके फादर का पीपीएफ या जीपीएफ में अकाउंट होगा, तो वो भी आप शो करना चाहो तो आप शो कर सकते हो। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप उसकी अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट आपको डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका पीएलआई या एलआईसी। अगर आपके पीएलआई या एलआईसी में कोई भी आपकी पॉलिसी है तो वो भी आप शो कर सकते हो। आप अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट भर रहे हो तो वो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जिसे आप सरेंडर वैल्यूएशन, तो आप वहां पे जाके आपको ऐसा कहना है कि मुझे सरेंडर वैल्यू का डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको सरेंडर वैल्यू निकाल के देंगे, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो अगर आप पीएलआई एलआईसी की में पॉलिसी हो तो। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में क्या आता है, आपका हाउस या आपका कोई भी जमीन हो तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसा आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 2 या 3 पेज का आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मिलेगा, तो ये आपको शो करना है। तो ये आपके सिविल इंजीनियर, कोई भी सिविल इंजीनियर हो उसके पास जाके आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल सकते हो इजीली। उसके बाद आता है गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या होता है कि आप कोई भी ऑर्नामेंट है या आपके पास डायमंड है तो उसका रिपोर्ट आपको निकालना है, तो वो रिपोर्ट आप नजदीकी ज्वेलर के पास जाके वहां पे जाके आप निकाल सकते हो। तो आपको ऐसा गोल्ड का आपको रिपोर्ट निकाल के देंगे, ये भी आपको 2 या 3 पेज का आपको मिल जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो अगला डॉक्यूमेंट है हमारा सीए रिपोर्ट। तो सीए रिपोर्ट में क्या होता है कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट पहले बताए, लाइक गोल्ड वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, पीपीएफ, जीपीएफ, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आपको सीए के पास जाना है और उसको बताना है कि मुझे इन सारे डॉक्यूमेंट का सीए रिपोर्ट चाहिए। तो वो ऐसा सीए रिपोर्ट आपको निकाल के देगा, ये मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस का होगा। तो ये सीए रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए और सीए रिपोर्ट में आपकी अमाउंट होनी चाहिए 60 लाख या उससे ज्यादा, बट 60 लाख से उसके कम नहीं होनी चाहिए। आपको जितना हो सके उतना ट्राई करना है कि 60 लाख से ज्यादा की अमाउंट आए। 60 लाख से जितना भी हो सके वो चलेगा आपके लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।